मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्लम्बर के औजार। जैसे आप सबको पता है कि जल आपूर्ति प्रणाली जो होती है उसकी स्थापना के लिए एक ढांचे का निर्माण करना पड़ता है, जिसके जरिए पानी को हम सोर्स से लेके ट्रीटमेंट प्लांट तक, फिर स्टोरेज तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक और फिर सिंगल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इस सब में पाइप नेटवर्क्स बनता है। पाइपों के जरिए ही पानी हम सोर्स से लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट से फिर हम उसको ट्रीट करके स्टोर करते हैं। स्टोरेज के बाद उसको उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए वितरण करते हैं। और वितरण करने के बाद जब उपभोक्ता तक पानी पहुंच जाता है, फिर उसके सिंगल वॉशरूम में जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, किचन में, हर जगह हमें पानी पहुंचाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ढांचे का निर्माण करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल आपूर्ति प्रणाली। इसके अलावा हमें फायर फाइटिंग के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। आपके लॉन्स हैं, उनको पानी देना है, हर जगह पानी की जरूरत पड़ती है। तो हम पानी को ऐसा नहीं कि बाल्टी में उठा के ले जाएंगे। हमने एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिसके जरिए हम सिर्फ बाल्ब को ऑन करते हैं तो पानी ऑटोमेटिक जहां हमें चाहिए वहां पहुंच जाता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जल आपूर्ति प्रणाली। अब इन सब जो हमने ढांचे का निर्माण करना है, उसके लिए हमें कुछ फिटिंगें जोड़नी पड़ती हैं, आपस में कुछ पाइपें आपस में जोड़नी पड़ेंगी। तो उन पाइपों और फिटिंग्स को जोड़ने के लिए हमें कुछ विशेष औजारों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं औजारों को हम प्लम्बर के औजार कहते हैं। इन औजारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें काम करना तो आसान हो ही जाता है, साथ साथ हमारे पास जो टाइम है वो बच जाता है। क्योंकि जब हमारे पास सही औजार होगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, टाइम की भी बचत होगी, तो हम कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो आज हम उन्हीं औजारों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि प्लम्बर के औजार क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसी रिक्वायरमेंट है, जो औजार जैसा काम करता है। कोई औजार छेद करने का काम करता है, कोई औजार पकड़ने का काम करता है, कोई औजार उसका कसने व खोलने का काम करता है, किसी औजार से हम पाइप बेंड करते हैं। तो उन सब के जिसकी जैसा काम वैसे उसको हमने बांट दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पे मापन औजार, तो नाम से पता चल रहा है कि ये औजार किस काम आएंगे, मापन के, मेजरमेंट के। हमें पता है हम मेजरमेंट करते क्यों हैं। अगर हम मापन करते हैं तो उसका कुछ तो अभिप्राय होगा, क्यों करते हैं, कोई तो उसकी जरूरत है। जब हमने कोई जॉब बनानी है, जब कोई पाइप का नेटवर्क हमने फिटिंग करनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम पाइप को काटेंगे और फिर ड्राइंग के अनुसार उसको वहां मिलाने ले जाएंगे, फिर आएंगे, पूरी नहीं हुई फिर काटेंगे, फिर जाएंगे। जब कोई मशीन का पुर्जा, एक मशीनिस्ट या एक फिटर मशीन का पुर्जा बना रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि पुर्जा बनाएगा फिर मशीन के पास ले जाएगा, फिर चेक करेगा, नहीं फिट हुआ दोबारा आएगा, ऐसा नहीं है। वो उसका एक तुलनात्मक माप बनाएगा। जितना हमें पुर्जा चाहिए उतनी हमारे पास मेजरमेंट होगी। जैसे हमें बोल दिया कि 10 इंच का पार्ट काटना है हमने पाइप का, तो 10 इंच हम आईडी से नहीं काट सकते। हमारे पास कोई ऐसा औजार चाहिए जिससे हम उस टुकड़े की तुलना कर सके। एक तुलना जब हम कर लेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि ये वाकई में 10 इंच है। तो उसके लिए हमें जिन औजारों की जरूरत पड़ेगी उसे हम मापन औजार कहेंगे। मापन औजार क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे बात चिन्ह लगाने वाले औजार या अंकन करने वाले औजार, मार्किंग करने वाले। जब हमने कोई चीज बनानी है, कटिंग करनी है, तो हम डायरेक्ट कटिंग करना नहीं शुरू कर देंगे या किसी की रेतन नहीं शुरू कर देंगे। हम मार्किंग कर लेंगे कि हमने इतने भाग की कटिंग करनी है, इतने भाग तक हमने रेतन करना है। तो वो औजार जो हमें चिन्ह लगाने के काम आएंगे उनको हम मार्किंग औजार में गिनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पकड़ने व धारण करने वाले औजार। अब जब हमने किसी पुर्जे को बनाना है, किसी पार्ट्स को बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने पाइप ही काटनी है, तो हम हाथ में पकड़ के तो नहीं काट सकते। हमें कोई ऐसी अरेंजमेंट चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसके जरिए हम पाइप को वहां पकड़ सके, वो खुद पकड़े और हम अपना काम कर लें। तो ऐसे जो औजार होंगे उनमें हम बोलेंगे पकड़ने व धारण करने वाले, क्लैंपिंग व होल्डिंग टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है बात खोलने व कसने वाले औजार। जब हमने पाइप की इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉल करेंगे तो उसकी हम अनइंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि नलका खराब हो गया, लगाया हमने नलका 6 महीने बाद खराब हो गया,
तो हमारे पास ऐसे औजार भी होने चाहिए जो नलके को कस भी सके और खोल भी सके। ऐसा ही होता है ना। फिर कुछ हमारे पास हमने मान के चलो कहीं हमने एक प्लेट फिट कर दी, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड फिट किया हुआ है, इसमें आप देखो रिवेटिंग हुई है, ये स्क्रू लगे हुए हैं, तो औजार होने चाहिए ना जिससे हम इसको स्क्रू को खोल सके और कस सके। तो ऐसे जो औजार होंगे वो पकड़ने व धारण करने वाले कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी, कसने व खोलने वाली कैटेगरी में आएंगे ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्तन औजार, काटने वाले औजार। जैसे हेक्सा फ्रेम होता है हमारे पास, हमने कोई चीज काटनी है, जहां अगर हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर की बात करें तो वह औजार जो किसी वस्तु को काटने के काम आएंगे वह हमारे कर्तन औजार होते हैं। नेक्स्ट, ठोकने व पीटने वाले औजार यानी स्ट्राइकिंग टूल्स। कई बार हमें किसी चीज को ठोकना पड़ता है, जैसे कोई चीज हमारा अगर पुर्जा हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ऐसे इजीली नहीं उसमें सेट हो रहा, तो हमें थोड़ा सा उसको स्ट्राइक करना पड़ता है। तो ऐसे औजार जो होंगे वो हमारे ठोकने व पीटने वाली कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिलिंग टूल्स यानी छेदन औजार। जब हमें किसी पुर्जे में होल करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, तब हमें कुछ विशेष औजारों की जरूरत पड़ेगी, तब हम काटने वाले औजारों से तो नहीं छेद कर पाएंगे, ड्रिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह औजार हमारे छेदन औजार की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है चूड़ी काटने वाले औजार। तो ये औजार कौन से होते हैं? आपको पता है हमने पाइपें जब जोड़नी है तो पाइप में थ्रेडिंग होनी चाहिए। कुछ पाइपें बेरिंग से जुड़ जाएंगी, कुछ पाइपें सॉल्यूशन से जुड़ेंगी, लेकिन जो हमारी जीआई पाइप्स है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिटिंगें लगती हैं, एल्बो, टी, यूनियन। लेकिन वो फिटिंग लगेगी कब? जब उसमें चूड़ी बनी होगी, थ्रेडिंग उसमें होगी। तो ऐसे औजार जिनसे थ्रेडिंग हम करेंगे उसको हम बोलेंगे चूड़ी काटने वाले औजार। इसके बाद बात आती है बंधक उपकरण की। तो यह वह औजार होते हैं जो मशीन के छोटे छोटे पुर्जों को आपस में बांध के रखते हैं। कभी भी मशीन एक पार्ट में तैयार तो नहीं होगी, उसकी अलग अलग असेंबलियां अलग अलग तैयार होंगी, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास उपकरण होने चाहिए जो उनको एक कर दे जोड़ के। जैसे हम बात करते हैं बेल्डिंग से कुछ पार्ट जोड़ते हैं, हम रिवेटिंग करते हैं, नट बोल्टिंग करते हैं, स्क्रू से कुछ चीजों को जोड़ते हैं। तो ये सारे ही हमारे बंधक उपकरण की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेंडिंग टूल्स एंड मशीन। तो कुछ ऐसे औजार जिसकी मदद से हम अपनी पाइपों को प्लम्बिंग में मोड़ते हैं, पाइप्स और ट्यूब्स को। तो ट्यूब और पाइप हम मोड़ते क्यों है? रिक्वायरमेंट होती है कई बार, जरूरी नहीं कि हमें हर बार डायरेक्शन चेंज करने के लिए एल्बो लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसी फिजिबिलिटी आ जाती है कि हम एल्बो नहीं लगा पाएंगे, जहां एल्बो लगाना हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तब हम डायरेक्ट पाइप को बेंड कर देते हैं। तो पाइप को बेंड करने के लिए जो औजार हम यूज करेंगे उनको हम बोलेंगे बेंडिंग औजार और मशीनें। तो इनको अभी डिटेल में पढ़ते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मापन औजारों की। तो वह औजार जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो औजार जिनके ऊपर हमारी मार्किंग हुई होती है, ग्रेजुएशन हुई होती है, 1, 2, 3, जैसे स्केल है हमारे पास, स्टील रूल होता है ना, उसमें 30 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है। तो उससे जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट या प्रत्यक्ष मापन होता है। लेकिन जब हम कैलिपर्स की मदद से किसी चीज का साइज लेते हैं, कैलिपर्स क्या है? उस पर कुछ मेजरमेंट नहीं दी हुई है। कैलिपर्स सिंपल एक खोलने और बंद होने वाला औजार होता है, जिसकी मदद से हम इस तरीके से पाइप को पकड़ के उसका आउटसाइड डायमीटर या फिर इनसाइड डायमीटर चेक करते हैं। तो कैलिपर इनसाइड और आउटसाइड दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें हमें इतना तो पता लग जाता है कि पाइप इतनी मोटी है। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि इतनी मोटी पाइप है, लेकिन ये कोई राशि नहीं है, कोई ये फिगर नहीं है हम तुलना कर रहे हैं। जब हमें ये पता लगाना है कि पाइप इतनी भी कितनी है, तो हम इस चीज को स्केल से कंपेयर करेंगे। जब स्केल से कंपेयर कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो चीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बात करते हैं ये हमारी पाइप है ना, इसको अगर हम स्केल से देखें तो स्केल पे तो सिंपल हमारी ग्रेजुएशंस बनी हुई है, तो हम ऐसे देख के पता लगा लेंगे कि इतने इंच है या इतने सेंटीमीटर है पाइप। लेकिन जब हम इसको
इस तरीके कैलिपर से देखेंगे तब तो पता नहीं लगेगा। फिर इस कैलिपर के साइज को हमें स्केल से कंपेयर करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी पाइप का साइज कितना है। तो आइए हम बात करते हैं मापन औजारों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इस्पात का पैमाना या स्टील रूल। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट, जिससे हम यूज करते हैं लंबाई की मेजरमेंट। आपको पता ना मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी कि लीनियर होती है, एंगुलर होती है, फिर सर्कुलर होती है। तो इसमें लीनियर हम करते हैं। उसके बाद स्टील टेप है, इससे भी हम सीधी जो एक रेखा है उसका माप करेंगे। फोल्डिंग रूल्स है, इसका यूज ज्यादातर कारपेंटर द्वारा किया जाता है, या हम भी कई बार कॉर्नर पे माप लेने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बर्नियर कैलिपर। कैलिपर्स की बात आई तो बर्नियर कैलिपर इसमें आ गया, लेकिन ये क्या है, डिजिटल टाइप है। हम जो लैब में यूज करते हैं अभी वो डिजिटल नहीं है हमारे पास, लेकिन कैलिपर है। इसमें दोनों एक साथ है। ये वाला पार्ट जो है ये इनसाइड कैलिपर है, ये पार्ट जो है ये आउटसाइड कैलिपर है, और इसी में डेप्थ गेज लगा होता है। इसमें मैंने डेप्थ गेज आपको अलग से भी बताया गया है, इसमें बताऊंगा मैं। लेकिन कैलिपर्स हमारे, इससे हम पाइप का इनसाइड डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोमीटर। ये हमारा बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी मदद से हम किसी चीज की थिकनेस को माप सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर। इसकी मदद से हम मापते हैं कि कोई चीज कितनी स्क्वायर है। स्क्वायरनेस किसी चीज की हम मापते हैं, इससे किसी चीज का कॉर्नर कितना सही 90 डिग्री पे है वो चीज हम मापते हैं इससे। उसके बाद आ गया हमारे पास स्केल। स्केल और स्टील रूल ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन स्केल में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। स्केल के जरिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारा एक्चुअल रूल होता है, जो हमारा एक्चुअल सेंटीमीटर है, उसको या तो हम घटा देते हैं या हम उसको बढ़ा देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका स्केल जो है बड़े हुए पैमाने में है या छोटे पैमाने में है। कई बार जैसे हमें बस है ना, एक बस को जब हमने डिजाइन करना है तो उसको पेज पे ड्रॉ करेंगे, तो पूरी बस को क्या हम पूरे पेज पे ड्रॉ हो जाएगी? नहीं होगी। मान के चलो कि आपकी बस जो है 20 फीट है, तो 20 फीट तो पेज नहीं होता, तो हम उसको छोटे स्केल में, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 1 mm से शो कर देंगे। उससे क्या होगा, स्केल छोटा हो जाएगा। या फिर आप मान के चलो हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, आईसी वगैरह लगे होते हैं। जब आईसी का डिजाइन करेंगे तो आईसी तो होगा बिल्कुल छोटा सा, इतना सा आईसी होगा, तो इसके अंदर कोई डिटेल कैसे बता पाएंगे हम? सर्किट की डिटेल नहीं ना बता पाएंगे, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। मतलब इसमें हम 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से शो करेंगे, स्केल को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके के जो स्केल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केल, क्योंकि ये कंपैरिजन होता है जो एक्चुअल साइज है किसी वस्तु का और ड्राइंग में जो उसका साइज है, उन दोनों का जो कंपैरिजन होगा उसको हम स्केल बोलेंगे। उसके बाद श्रिंक स्केल। श्रिंक स्केल जो होता है ये भी हमारे स्टील रूल की तरह होता है। इसमें फर्क क्या है, जो इसके इंच मार्क किए होते हैं, जो इसमें मेजरमेंट होती है वो एक्चुअल स्केल से थोड़ी सी बड़ी होगी। बड़ी क्यों होगी? क्योंकि ये जो हमारा श्रिंक स्केल है इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे मोल्ड बनाने वाले होते हैं, जो फॉर्जिंग करते हैं ना, सांचे बनाते हैं जो, तो सांचे जो बनाते हैं उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है। अब जब मान लो हमने एक सांचा बना दिया, उसके अंदर जब हमने कोई मटेरियल डाला, जैसा हमें आकार चाहिए, मान लो हमने एक बर्तन बनाना है, उसका सांचा बनाया, उसके अंदर पिघली हुई मेटल डाल दी, हमें उस मिल गया मेटल जो हमारा बर्तन था। लेकिन आपको पता है जब हम किसी गर्म चीज को डालते हैं सांचे में, तो जब उसका एक्चुअल साइज होता है ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। होता है ना ऐसा, कोई भी गर्म चीज है जब वो ठंडी होती है तो उसका साइज क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस जो हमने मॉडल उसका मोल्ड बनाना है, जो खाली उसका मोल्ड बनाना है, सांचा बनाना है, उसका साइज हम पहले थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ताकि जब वो श्रिंक करे, जब वो अपना थोड़ा सिकुड़ जाए, तो जितना हमें एक्चुअल साइज चाहिए वो मिल जाए। तो इसलिए इसको हम श्रिंक स्केल बोलते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास सिंपल कैलिपर्स। ये हमारे पास कौन सा है, इनसाइड टाइप। ये हमारे पास जेनी ओड लैग कैलिपर है, आउटसाइड नहीं है, इसमें ओड लैग कैलिपर है। इससे हम किसी चीज की लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, और इसमें कोई सर्कुलर चीज या मतलब किसी में स्लॉट कटा हुआ है
तो आंतरिक मेजरमेंट, इसमें आंतरिक जो मापन है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है फिलर गेज या फिर पिच गेज। तो फिलर गेज जब हमने कोई मशीन का पुर्जा फिट कराना है और हमें लगता है कि उसको हमने ज्यादा काट दिया, उसकी जो मतलब पार्ट छोटा हो गया, तो हम देखते हैं कितनी है उसमें फिलिंग लगनी है। फिलर का मतलब क्या, फिलिंग से है। तो ये अलग अलग हमें दिख रहा है, ब्लेड दिख रहे हैं इसके अलग अलग, तो इन ब्लेड की मोटाई अलग अलग है। जब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये दो मशीन के पुर्जे, इसमें गैप बन गया, तो हम इसमें इस तरीके से ब्लेड को इंसर्ट करेंगे, जो ब्लेड इसके अंदर चला जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी फिलिंग होनी है। तो ये हमारा फिलर गेज है। और ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पिच गेज। तो इसमें कौन सी पिच हम देखते हैं, जैसे चूड़ी कटी है पाइप में, अब वो 1 सेंटीमीटर में कितनी चूड़ियां हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये पिच गेज होता है, इसमें भी अलग अलग ब्लेड होते हैं। जब हम अलग अलग ब्लेड को खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ये मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको बताता हूं। इसमें जैसे हमारे पास नेल कटर होता है ना, उसके अंदर 2 ब्लेड होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इसमें बहुत सारे ब्लेड होते हैं, जिसको जब हम खोलेंगे तो ये इसमें ऐसे ऐसे चूड़ी बनी होगी, इस तरीके से चूड़ी बनी होगी। तो इस चूड़ी को जब हम एक्चुअल चूड़ी के ऊपर रखेंगे तो जिसमें ये दांत पूरी तरह फिट हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि उस साइज की चूड़ी उस पाइप में बनी हुई है। जिससे क्या होगा, हमें उसकी एक्चुअल जो साइज है चूड़ी का वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्नियर गेज या ऊंचाई गेज की। इसमें वर्नियर ऊंचाई गेज है और गहराई गेज है। तो किसी चीज की ऊंचाई और गहराई, फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है ना, तो गिलास की गहराई के लिए अब देखो इसमें ये पिन लगी हुई है, पिन दिख रही थी, ये पिन दिख रही तुम्हें, ये जो पिन है, तो ये पिन जो है इसी से पता, इसको जब हम किसी चीज में इंसर्ट कर देंगे, जितनी आगे तक ये पिन चली जाएगी हमें पता चल जाएगा कि कितनी गहराई। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ छेद किया ड्रिल से पेज लगाने के लिए, हमें पता है हमारा पेज 2 इंच का है, तो क्या होगा 2 इंच का जब हमें पता ही नहीं है, उसके अंदर स्केल तो घुसेगा नहीं, तो उसके अंदर हमें ये गेज जब हम डालेंगे हमें पता चल जाएगा कितनी उसकी गहरी हो गई है जो हमने होल किया हुआ है। नेक्स्ट है मानक तार गेज। इससे हम क्या करते हैं, किसी शीट की थिकनेस माप सकते हैं कि कितने गेज की शीट है, या फिर तार की मोटाई, जो गोल इसमें पार्ट है, ये गोल पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये गोल पार्ट जो है, इससे हम तार की मोटाई देखते हैं। और ये जो स्लोट बने हुए हैं ये वाले है ना, ये स्लोट, इससे हम शीट की मोटाई देखते हैं। तो दोनों ये मेजरमेंट टूल है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिन्ह लगाने वाले औजारों की। चिन्ह लगाने वाले औजार में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मार्किंग एंड लेआउट टेबल। जिस टेबल के ऊपर रख के हम मार्किंग करेंगे, तो ये तीनों औजार चिन्ह लगाने वाले औजार की कैटेगरी में आ गया। जब हमने खड़े होकर काम करना है, अगर हमें कई बार बैठ के काम करना है तो हम इस ये जो हमारे पास सरफेस प्लेट है इसका यूज भी कर सकते हैं। इससे हम किसी जो हमने चीज बना दी है उसकी एक्चुअल में देखते हैं कि क्वालिटी चेक करते हैं कि वो सीधी बनी है या नहीं बनी है। सरफेस प्लेट के ऊपर रख के बिल्कुल समतल होती है। उसके बाद हमारे पास स्क्राइबर है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, खुरचने वाला औजार होता है, इसके दोनों एज जो होते हैं शार्प होते हैं निशान लाइन लगाने के लिए। उसके बाद हमारे पास बी ब्लॉक है, ये मैग्नेटिक टाइप है। यहाँ एक स्विच दिख रहा है आपको, इसको जब ऑन कर देंगे तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब हम पाइप रखेंगे, ऐसी पाइप जो फेरस मेटल से बनी हुई है, लोह धातु से बनी हुई है, तो ये उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक टाइप है ये। फिर हम इस पे रख के पाइप का निशान लगा सकते हैं। कोई भी राउंड वस्तु, पाइप हो चाहे गोल छड़ हो, तो उसको निशान लगा सकते हैं। लेकिन जो चीजें हमारी फेरस नहीं है, लोह है, जिसमें चुंबक का फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हमें बी ब्लॉक विद क्लैंप का यूज करना पड़ता है। इसमें अब क्लैंप लगा हुआ है। जब हम यहाँ पाइप को रखेंगे, ये हमारे पास हैंडल है, इसको घुमाएंगे तो पाइप को इसमें सेट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास पंच है। अगर कोई हमने डॉट लगाना है तो हम इसमें स्ट्राइकिंग करेंगे हैमर से, तो ये मार्किंग हमारे लगाने के काम आएगा पंच। उसके बाद हमारे पास नंबर पंच है। किसी चीज के ऊपर अगर आपने कोई फिगर लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपनी जॉब बनाई, आपको मैंने बोला कि जीआई पाइप में काटने की, चूड़ी काटने की एक जॉब बना दो,
तो आपने जीआई पाइप को काटा, उसमें चूड़ी काटी, अब आप 48 है, 48 है ना आप, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी जॉब किसकी है? मार्कर से लिखेंगे, आप मिटा देंगे। तो उसमें क्या करूंगा, आपके पास ये नंबर पंच दिए जाएंगे, आप उस पाइप के ऊपर नंबर से स्ट्राइक करके अपना रोल नंबर लिख देंगे। रोल नंबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को पता लग जाएगा ये इस रोल नंबर की जॉब है। अब 2 यूनिट है तो रोल नंबर सेम हो जाएंगे, एक यूनिट 1 का रोल नंबर, एक यूनिट 2 का रोल नंबर है, तो हम फिर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। यूनिट लिखने के लिए हमें लेटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम इन लेटर्स पंच का यूज करेंगे। ए टू लेके जेड, ए से लेके जेड तक इसमें सारे लेटर्स होंगे, और इसमें 0 से लेके 9 तक की गिनती। क्लियर है? उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोण प्लेट। अगर कहीं हमने एंगुलर निशान लगाना है, ये समायोज्य कोण प्लेट है। समायोज्य का मतलब होता है एडजस्टेबल। इसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और 45 दो ही कोण है, लेकिन ये जो है एडजस्टेबल है। इसमें आपको दिख रहा है स्पाइरल टाइप की ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसकी मदद से हम इसको किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। जितने आपको रिक्वायरमेंट है उतने एंगल का निशान आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये बॉक्स प्लेट है, आपको दिख रहा है ना, इसमें स्लॉट कटे हुए बॉक्स की तरह है, तो इसमें भी इसको भी हम मेजरमेंट के लिए ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पकड़ने व धारण करने वाले औजार। तो इसको जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हम काम करते समय जो हमारा वर्क पीस है उसको पकड़ने के लिए हम यूज इसका करेंगे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास बेंच वाइस आ जाएगी, पाइप वाइस आ जाएगी, देखो पाइप पकड़ के रखी हुई है। उसके बाद टूल मेकर वाइस है, सी क्लैंप है, हैंड वाइस है, लेग वाइस है और पिन वाइस है। तो ये सारी हमारे पास पकड़ने वाले औजार हैं। इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर दूंगा आपको, जिसमें आपको इसके पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, मूवेबल जार, फिक्स जार, बॉडी इसकी, स्पिंडल, हैंडल, तो और कैसे ये काम करता है, इस सब के बारे में एक अलग से लेक्चर हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे खोलने व कसने वाले औजार, लूजनिंग एंड टाइटनिंग टूल्स। तो इसमें सबसे पहले हमने किस चीज के ऊपर पेचकस बनाया हुआ है, इसका क्या काम है, पेज को खोलना और कसना। स्पैनर, अगर नट बोल्ट है तो हम स्पैनर का यूज करेंगे। स्ट्रैप रेंच, ऐसी पाइप्स जिसके ऊपर अगर हम हार्ड रेंच यूज करेंगे तो निशान पड़ जाए, तो उसको खोलने के लिए हम स्ट्रैप रेंच का यूज करेंगे, ताकि हमारी पाइप पर निशान ना पड़े। खासकर जैसे हमारी जो अलौह धातुओं से बनी हुई पाइपें हैं, कॉपर की, जिंक की, तो उसके लिए हम स्ट्रैप रेंच का यूज करेंगे। मंकी रेंच है, इसका यूज हम वहां करेंगे जहां हमारा नेट के ऊपर स्लॉट बना हो। जैसे हमारे पास पाइप रेंच है ना, पाइप रेंच से तो हम गोल वस्तु को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे दांत बने होंगे, इस जगह पे दांत बने होते हैं, वो दांत क्या करते हैं, गोल वस्तु को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें दांत नहीं पड़े हैं मंकी रेंच में, तो इसके लिए हमारे पास नट कैसा होना जरूरी है, या तो नट हमारा ऐसे हेक्सागोनल शेप में हो, या फिर ऐसे स्क्वायर शेप में हो, जिसमें हमारे इसके जो जाल है वो आसानी से फंस जाए। उसके बाद स्लाइडिंग रेंच है, ये भी हमारा किसी भी साइज में एडजस्ट हो जाएगा, जितनी इसकी लिमिट है, इसको हम स्लाइड करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका काम भी मंकी रेंच की तरह है। देन नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पंप प्लायर, ये हमारा जनरल पर्पस टूल है, इसको भी हम किसी भी एंगल पे खोल सकते हैं। ये हमारी, इसमें एडवांटेज क्या है, स्लाइडिंग रेंच क्या है, गोल वस्तु को नहीं पकड़ता है, ये स्लाइड होके अपने साइज का नट बोल्ट पकड़ लेगा। जैसे अगर इस तरीके की शेप, हेक्सागोनल शेप या स्क्वायर शेप बनी है तो ये पकड़ेगा। लेकिन जो वाटर पंप प्लायर है, इसमें आम रेंच की तरह इसमें दांत बने होते हैं, तो ये गोल वस्तु को भी पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन रेंच की। तो कुछ पाइपें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं साइज में, जिसको हम इस सिंपल रेंच से खोल नहीं पाते, क्योंकि उनका व्यास बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चेन रेंच। चेन रेंच को यूज करने से क्या होगा, हम बड़े व्यास की पाइपें जो है 50 सेंटीमीटर से लेके 50 mm से लेके 150 mm तक, 15 सेंटीमीटर तक पाइप को, अगर हमारे पास चेन रेंच उससे बड़ा है तो हम 200 mm तक उसको पाइप को पकड़ पाएंगे। जिन पाइपों में हमारे ये रेंच फिट नहीं होते, हम वहां बड़े रेंचों का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ठोकने व पीटने वाले औजार। इसमें
मेन क्या औजार का नाम है हमारे पास? हैमर। ठोकने व पीटने वाला औजार क्या है? हथौड़ा। हथौड़े अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसी हमारे रिक्वायरमेंट है वैसे ये हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें स्लेज हैमर की। स्लेज हैमर जो है एक ऐसा हैमर होता है जिसको दोनों हाथों से यूज करना पड़ता है। दोनों साइड में इसमें एक जैसे हेड होते हैं इसके। इसका ज्यादातर हम यूज स्लेजिंग के लिए करते हैं। जब पत्थर तोड़ते हैं ना तब हम इस स्लेज हैमर का यूज करते हैं। कहीं हमने फर्श डालना है, हमने गटका डाला, उसकी जब हमने थोड़ी इसको सेट करना है तब भी हम स्लेज हैमर का यूज करेंगे। देन हमारे पास है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर नाम से हमें देख के हमें पता लग रहा है कारपेंटर का हथौड़ा होता है। इसमें एक साइड ठोकने वाला हेड होता है और दूसरी साइड पुलिंग हेड होते हैं। दो ऐसे दांत बने होते हैं जिससे अगर हमारी कील टेढ़ी लग जाती तो हम उसको बाहर निकालते हैं। तो मुख्यतः क्लॉ हैमर जो है कारपेंटर का औजार माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास बॉल पिन हैमर। इसमें पिन क्या रहती है? गोल रहती है। और इसका काम क्या है? धातु को शेप देना। अगर आपने किसी मेटल को शेप देनी है तो इस बॉल पिन की सहायता से आप दे पाएंगे। क्रॉस पिन हैमर, इसमें पिन हमारी क्रॉस होगी, स्ट्रेट पिन में पिन हमारी स्ट्रेट रहेगी। बाकी ये सेम है। जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने इस तरीके से चोट करनी है, इस तरीके की चोट पड़े, तो हम क्या करेंगे? इसको यूज कर लेंगे क्रॉस पिन को। अगर हम चाहते हैं चोट इस तरीके से पड़े तो हम स्ट्रेट पिन को यूज कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी चोट जो ऐसे गोल जगह पे पड़े तब हम इसको बॉल पिन को यूज करेंगे। क्लियर है? अगर हमने चोट इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे चोट के इफेक्ट इस तरीके से पड़े तब हम क्या करेंगे? क्रॉस पिन को यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो चोट हम करेंगे उसका प्रभाव ऐसे वर्टिकली पड़े तब हम स्ट्रेट पिन को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैलेट। मैलेट एक लकड़ी का हथौड़ा होता है, उसको ज्यादातर हम कहा सॉफ्ट, जैसे चदरों का काम होता है ना, चदरों के लिए यूज करते हैं। अगर चदर पे हम इस ऐसे लोहे वाले हैमर का यूज करेंगे तो क्या होगा? निशान पड़ जाएगा। तो हम वहां क्या करते हैं? लकड़ी का हैमर या फिर नायलन हैमर। नायलन हैमर जो है प्लम्बर का आज के जमाने में मेन औजार माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम सैनिटरी वेयर लगाते हैं, चाइना क्ले से बनी होती है, उसके ऊपर अगर हम हार्ड मेटल लगाएंगे लोहे से तो उसको अगर कहीं सट करने लगेंगे टूट जाएगी। तो वहां हम ये जो हैमर है हमारे दोनों सॉफ्ट हैमर की कैटेगरी में आते हैं। एक ये जो है हार्ड हैमर है और ये दोनों क्या है? सॉफ्ट हैमर। जब हमने सैनिटरी वेयर जो चाइना क्ले एक्सेट्रा से बने हुए हैं, जब टाइल है हमारी, इनका जब हमने लगाना है तब हम सॉफ्ट हैमर, नायलन हैमर या मैलेट का यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास पावर हैमर। इसको हमने लैब में भी देखा है। पावर हैमर क्या है? इसमें मोटर लगी हुई है। जब हमने हैमरिंग करनी है तो हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, बिजली से जोड़ दिया, उसके बाद इसको नीचे रख के बटन दबाया तो ये इसका, जैसे हम पहले काम करते थे ना छेनी लगा के, कोई चीज हमने जैसे ग्रूव झिरी निकालनी है या कोई चीज उखाड़नी पड़ती थी, छेनी से हम पहले काम करते थे, जोर लगाना पड़ता था। तो उसको रिप्लेस कर दिया हमने पावर हैमर से। इसमें अटैचमेंट लगी होती है, अलग अलग तरह की छेनी इसमें लग जाती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रिलिंग औजार। तो ये छेद करने वाले औजार होते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी, कहीं हमने होल करना है, तब इन सब औजारों का हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास बिट ब्रेस और हैंड ड्रिल मशीन दोनों बिना बिजली वाले उपकरण हैं। इसको हम लकड़ी में इससे छेद कर सकते हैं या कोई सॉफ्ट मेटल हो उसमें। उसके बाद ब्रश ड्रिल मशीन है, ये भी हमारा हाथ से चलने वाला उपकरण है। इसको भी हम लकड़ी और सॉफ्ट मेटल के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल है, इसको हम कंक्रीट के लिए या मेटल, लोहा इत्यादि के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक, दो, तीन और ये चारों कैसी है हमारे पास? पोर्टेबल टाइप, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, हम साइड पे ले जा सकते हैं। ये क्या है? हमारी स्टेशनरी टाइप। स्टेशनरी मतलब एक जगह रुकी हुई है, स्थायी है ये। अब देखो बेंच ड्रिल मशीन है, इस मशीन को बेंच के ऊपर फिट किया जाता है और जब हमने किसी चीज में छेद करना है उस जॉब को इसके पास ले जाया जाता है। ये हमारे पास पिलर ड्रिल है, इसके लिए बेंच की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी बेस जो फाउंडेशन जो है फ्लोर में ही होती है, लेकिन इसमें एक पिलर होता है लंबा, जिसकी मदद से इसकी साइज, इसमें बड़े साइज की जॉब जो है उसमें भी हम ड्रिल कर पाते हैं। ये हमारे पास रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन है, ये भी हमारे पोर्टेबल मशीन की कैटेगरी है, लेकिन इसमें हमें घुमाते टाइम पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ता।
इसमें हम पूरा चक्कर लगाते हैं। इसमें हैंडल होता है, इस तरीके से पूरा घुमाना पड़ता है। ये ब्रेस्ट ड्रिल है, इसमें भी हैंडल लगा होता है, लेकिन ये पार्ट जो है हमारी छाती से लग जाता है, जिससे हम फोर्स बना पाते हैं उस पर। ये रैचेट ब्रेस जो है, इसको हम आधा घुमाएंगे वापिस ले जाएंगे, आधा घुमाएंगे वापिस ले जाएंगे, क्योंकि इसमें एक रैचेट गियर लगा होता है जो एक साइड तो घूमने देता है, दूसरी साइड फ्री कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन है। मल्टीपल का क्या मतलब है? एक से ज्यादा। तो इन मशीनों से क्या होगा, एक टाइम में एक ही छेद होगा, लेकिन मल्टीपल में एक से ज्यादा। तो इसमें 2 स्पिंडल हैं, ये हमारे पास 2, 4, 6, 10 जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उतने स्पिंडल के साथ में जाएगी। मतलब एक से ज्यादा जब छेद आपने एक साथ करने हैं तब हम मल्टीपल बोरिंग मशीन का यूज करेंगे। इसमें 2 हैं ये, तो ये मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन है। नेक्स्ट है हमारे पास चूड़ी काटने वाले औजार। तो इसमें हमारे पास डाई और टैप दो ही आते हैं, ये अलग अलग टैप और डाई के प्रकार हैं। ये हमारे पास सॉलिड बटन डाई है, ये वाली। ये हमारे पास रैचेट डाई है, ये एडजस्टेबल डाई है। इन तीनों से बाहर, चारों से 1, 2, 3, 4, इन चारों से क्या होगा, बाहरी चूड़ियां बनाएंगे हम। पाइप में जब बाहरी चूड़ी बनाते हैं तो इन चारों टाइप की डाइयों का हम यूज करेंगे। इसको हम बोलेंगे थ्रेडिंग। इन डाइयों से जो हम चूड़ी बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, थ्रेडिंग। और जो इससे टैप से हम चूड़ी बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, टैपिंग। टैप से चूड़ी कैसी बनेगी, आंतरिक, इससे बाहरी। जब हमने आंतरिक चूड़ी बनाई और हमने चेक कैसे करना है उसको, आंतरिक चूड़ी को कैसे चेक कर पाएंगे हम, आंतरिक चूड़ी को चेक करने के लिए हमें इस चीज का पाइप प्लग थ्रेड गेज का यूज करना पड़ता है। ये जहां अंदर की चूड़ी है उसमें हम इसको चढ़ाएंगे, फिर देखेंगे चूड़ी हमारी ठीक निकली कि नहीं निकली है। और ये जो है हमारे पास पिच गेज, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, बाहरी चूड़ी को चेक करते हैं। इसमें विजिबल है ना अच्छे तरीके से। तो ये हमारा एक मेजरिंग टूल भी है, क्योंकि इससे हम मेजर करते हैं चूड़ी का क्या साइज है। लेकिन इसमें थ्रेडिंग वाली कैटेगरी में इसको इसलिए रखा कि यहाँ ये यूज आता है, यहाँ इसका काम लिया जाता है। क्लियर है? अब ये है हमारे बंधक उपकरण जो बांधने के काम आते हैं, मशीन के पुर्जों को आपस में जोड़ के रखते हैं। जब जो हमने पाइप की असेंबली करनी है उसमें भी कई बार ये यूज आते हैं। तो पेच है, अलग अलग तरह के पेच हैं। नट बोल्ट बेल्ट करके जोड़ सकते हैं, रिवेट से जोड़ सकते हैं, और इन पिनों की मदद से हम किसी पुर्जे को जोड़ सकते हैं। क्लियर है? बाकी आपको बंधक उपकरण ये है। जोड़ कितने तरह के होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्थायी, अर्धस्थायी और कौन से, अस्थायी। 3 तरह के जो हम बांधते हैं ना, जोड़ लगते हैं। फास्टनिंग जो है, इसमें आपने स्पेलिंग देख लेना, फास्टनिंग है, ये फास्टिंग नहीं है, गलत होगी स्पेलिंग, फास्टनिंग। ठीक है, आई तो था ही पहले, ई या ना था, स्पेलिंग को आपने ठीक कर लेना है। लॉगिंग एंड फास्टनिंग टूल। तो फास्टनिंग जो होती है 3 तरह की होती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब अस्थायी। ऐसी फास्टनिंग जिसमें जब हम चाहे खोल सके, जब हम चाहे जोड़ सके। तो ये हमें मिलती है इसकी और इसकी मदद से। इनको जब मर्जी हम खोलें, जब मर्जी हम बंद कर लें, कस लें। ये होगी हमारी अस्थाई। एक होती है हमारे पास अर्धस्थाई, मतलब उसमें हम खोल तो सकते हैं, लेकिन जब हम खोलेंगे तो हमारा पुर्जा तो बच जाएगा मशीन का, जो भी पुर्जा हमने जोड़ा है, लेकिन हमारा फास्टनर खराब हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में हमारे पास क्या आता है, रिवेट। रिवेट को हम जब मर्जी चाहे खोल लेंगे, पुर्जा नहीं खराब होगा, लेकिन रिवेट खराब होगी। तो इसको हम बोलते हैं सेमी परमानेंट या अर्धस्थाई फास्टनिंग। अब लास्ट है हमारे पास बेल्डिंग। तो बेल्डिंग हमारा परमानेंट फास्टनर है। परमानेंट फास्टनिंग इससे होती है, परमानेंट जोड़ बनता है,
हिंदी में बात करें तो इसको हम स्थायी फास्टनिंग बोलते हैं। और इससे जब हमें इसे कई बार खोलना पड़ जाए तो हमारा पुर्जा भी खराब हो जाएगा और बेल्ट तो खराब हो ही गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी है हमारे पास, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, उसको हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टायर के में है हमारे पास बेंडिंग टूल्स एंड मशीन्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाइपों को जब हमें मोड़ना पड़ता है तब हम कुछ उपकरणों व मशीनों का यूज करते हैं जिसको हम बेंडिंग टूल्स एंड मशीन बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग से हम ट्यूबों को मोड़ते हैं। कॉपर और जिंक की जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम मोड़ते हैं। ये हमारे पास आउटसाइड स्प्रिंग है, इसके अंदर पाइप को डाला जाता है तब मोड़ा जाता है। ये हमारे पास क्या है, इनसाइड टाइप है, ये भी आउटसाइड टाइप है। ये तीनों आउटसाइड टाइप है। जो इनसाइड टाइप होगा उसमें क्या होगा, हमारी पाइप ऐसे होगी और पाइप के अंदर स्प्रिंग को डाला जाएगा। क्लियर है। अब इससे क्या होगा, इन ट्यूबों को ये क्या सपोर्ट दे रहे हैं, आउटसाइड वाला बाहर से सपोर्ट दे रहा है, इनसाइड वाला अंदर से सपोर्ट दे रहा है। तो जैसी शेप में हम चाहेंगे वैसे ये मुड़ जाएगा। अब स्प्रिंग है तो घुमा के निकल भी जाएगी। जो हमारी बेंडिंग स्प्रिंग इनसाइड टाइप होता है, इसके एक साइड ऐसे हुक बनी होती है बाहर निकालने के लिए और बीच में ये स्प्रिंग होगा। और जो इसका लास्ट पार्ट होता है ये थोड़ा सा टेपर होता है, मतलब इस साइड को ज्यादा संकरा होगा जो अंदर इजीली पाइप के अंदर घुस जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास बॉबिन है, इसको भी हम पाइप के अंदर जो डालते हैं माला की तरह पिरो के, और जिस शेप में हमने पाइप मोड़नी है हम उसको मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पुली टाइप बेंडर है। आपने सरिये को मोड़ते हुए तो देखा ना, उस तरह का ही है। तो इससे भी हम पाइपों को मोड़ते हैं। ये हमारे पास बेंच फिटेड बेंडिंग मशीन है, छोटे व्यास की पाइपों को इससे हम मोड़ सकते हैं। और ये है हमारे पास हाइड्रोलिक पाइप बेंडर। इसकी मदद से जो बड़ी पाइपें हैं उनको हम किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं। इसमें ये होल दिख रहे हैं आपको, ये इसमें ये वाले, ये अलग अलग अटैचमेंट है, मतलब इससे आधे इंच, पौने इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, तो ये अलग अलग इंचेस के हिसाब से ये होल है। हमें फार्मर की पिने यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो ये बेंडिंग मशीन हमारी काम करेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो में डालता रहूं। चैनल का नाम है प्लम्बिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसको आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उन तक भी हमारी इंफॉर्मेशन जो है पहुंच सके। थैंक यू।